Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Plant Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। प्लैटीहेलमिन्थिस की बात करें तो देखिएगा इस फाइलम में प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर हम बेसिकली वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉर्म्स। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म। तो ऐसे वॉर्म जो फ्लैट हो, चपटे हुए हो, जैसे कि आप एक कॉपी का पेज देखिए, उसको सामने से और पीछे से देखेंगे तो लगेगा कि जैसे कुछ मोटा सा एक पन्ना है, लेकिन जैसे आप उस पन्ने को साइड से देखते हैं तो एकदम पतला सा होता है, राइट। पन्ने को ऐसे देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा उसके गर्थ के बारे में, राइट। लेकिन जैसे आप पन्ने को साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना पतला सा पन्ना है। तो प्लैटीहेलमिन्थिस के जो वॉर्म होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं, पतले पतले होते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स की हम बात करेंगे, चपटे हुए वॉर्म्स की। तो देखो, पहले तो हेलमेंथोलॉजी का मतलब समझो। हेलमेंथोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ वॉर्म्स। जैसे हम अगर टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, राइट। हिस्टोलॉजी। वैसे ही अगर आप वॉर्म्स की स्टडी कर रहे हो तो आप उसे हेलमेंथोलॉजी कहोगे, हेलमेंथोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ वॉर्म्स, हेलमेंथोलॉजी। अब ये जो वॉर्म होते हैं कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, ये वॉर्म जो होते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस के जो वॉर्म, ये पैरासिटिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। ठीक है, तो हेलमेंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वॉर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होते हैं, सामने से पीछे से एकदम चपटा सा होता है। देखो देखो एकदम चपटा सा है, ये देखो कितना चपटा सा बॉडी है, राइट। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैटी का मतलब फ्लैट, हेलमिंथ का मतलब वॉर्म। तो डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है प्लैटी हेलमिंथिस फाइलम के मेंबर का। ठीक है, तो हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स का फाइलम है ये। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक होंगे, कहाँ पे पाए जाएंगे? अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी एक एनिमल के अंदर में पाए जाएंगे। ठीक है, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में भी एंडोपैरासाइट की तरह रहते हैं। ठीक है, अब प्लैटीहेलमिन्थिस के सारे मेंबर पैरासिटिक हो जरूरी नहीं है, कुछ फ्री लिविंग होते हैं जैसे प्लेनेरिया। तो दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड फ्यू आर फ्री लिविंग। कुछ होते हैं फ्री लिविंग जैसे कि प्लेनेरिया। ये जो फिगर है ये प्लेनेरिया का ही फिगर है। ठीक है, प्लेनेरिया का फिगर है जो कि प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम का एक मेंबर है। कैसा बॉडी है? देखो, डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। ठीक, तो प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम को हम फ्लैट वर्म फाइलम के नाम से भी जानते हैं, कॉमन भाषा में फ्लैट वर्म का फाइलम है ये। इसमें फ्लैट वर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो यहाँ पे देखो ये कैसे पैरासाइट की तरह अंदर में, बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स में पाए जाएंगे, एंडोपैरासाइट होते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम प्लैटीहेलमिन्थिस की बात करेंगे और डिटेल में। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि क्या बताओ? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। क्या क्या? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। इससे पहले याद करो सिलेंट्रेटा और जो हमारा क्या कहते हैं टिनोफोरा में हमने क्या देखा था? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। लेकिन प्लैटीहेलमिन्थिस ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर पाया जाता है। असिलोमेट एनिमल्स है यानी कि सिलोम एब्सेंट होता है। ठीक है, in various many organs a solid loose mesodermal tissue called mesenchyma और parenchyma is present। देखो इस चीज को समझो, ये हमारा प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस का मेंबर। इससे हमने बीच से काटा और इसका टीएस हमने देखा, बॉडी को हमने देखा, बॉडी के टीएस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। सबसे बाहर जो लेयर है वो तो एक्टोडर्म है। ठीक है, सबसे अंदर में जो है एंडोडर्म है और बीच में ये रहा मीजोडर्म। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, लेकिन ये इनके अंदर सिलोम एब्सेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी कैविटी देखो, ये जो बॉडी कैविटी है इट इज फिल्ड विथ क्या? टिश्यू, फिल्ड विथ मीजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड मीजेनकाइमा। यहाँ पे मीजेनकाइमा या पैरेनकाइमा जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी नहीं होता है। यहाँ पे कोई किसी तरह की आपको कैविटी सिलोम देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए असिलोमेट होते हैं।
यहाँ पे पूरा टिश्यू फील्ड रीजन है, यहाँ पे पूरा टिश्यू भरा हुआ है, किसी तरह का कोई कैविटी है ही नहीं। और ये टिश्यू कौन सा टिश्यू है, यह है मीजोडर्मल टिश्यू, जिससे हम क्या कहते हैं, मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा नाम से जानते हैं। तो वापस से देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, असिलोमेट एनिमल्स है इन वेरियस मेनी ऑर्गन्स, a solid loose mesodermal tissue called mesenchyma और parenchyma is present। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब प्लैटीहेल्मिन्थिस के सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है, यानी कि एक प्लेन से काटोगे, ठीक है, तो दो हाफ में बढ़ जाएंगे, दो इक्वल हाफ में। ये देखो, इस एक प्लेन से मैंने काटा और ये बॉडी है प्लैटीहेल्मिन्थिस के मेंबर की, दो इक्वल हाफ में बट गई। ठीक, तो हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। किसी एक प्लेन से काटने पे बॉडी जो है ये दो भाग में बट जाए तो हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। ओके, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक देखो याद करो, पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, प्लैटीहेल्मिन्थिस में हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार दिखाई दिया। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है इन दीज एनिमल्स। ठीक, बट एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर्स एंड हुक्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। देखो, पैरासाइट है, बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो कहीं पे उन्हें अगर अटैच होना है तो उनके पास एडहेसिव ऑर्गन होना जरूरी है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थिस के जो एंडोपैरासिटिक मेंबर्स है वो अगर घुस गए बॉडी में और उनके पास अगर कोई ऑर्गन है ही नहीं खुद को होस्ट के बॉडी के साथ अटैच करने के लिए, तो क्या ही फायदा इतना मेहनत करके बॉडी में घुसने का, राइट। तो इनके पास एडहेसिव ऑर्गन जैसे कि सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये सकड़ है, बीच में सकड़, ठीक, और ये आजू बाजू आपको हुक नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कांटे लंबे लंबे हुक की तरह और बीच में ये सकड़ है। देखो, जैसे ये बॉडी में घुसेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे ये अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया ये, तो होस्ट के बॉडी के साथ अंडर में अटैच हो जाता है, राइट। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो एब्सेंट होंगे, लेकिन एडहेसिव ऑर्गन जैसे कि सकड़ और हुक प्रेजेंट होता है इन पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब प्लैटीहेल्मिन्थिस एनिमल जो है, प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम के जो एनिमल है, इनके एपिडर्मिस पे सीलिया प्रेजेंट होता है। जो आउटर सरफेस होता है, जो एपिडर्मिस होता है, इज समटाइम्स सिलिएटेड, हमेशा नहीं, समटाइम्स, कुछ कुछ मेंबर के एपिडर्मिस में, प्लैटीहेल्मिन्थिस के कुछ कुछ मेंबर के एपिडर्मिस में आपको सीलिया मिलेगा। तो एपिडर्मिस इज समटाइम्स सिलिएटेड। ऑन द वॉल ऑफ पैरासिटिक एनिमल्स अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट कॉल्ड टेग्यूमेंट। जो बॉडी वॉल होता है उन प्लैटीहेल्मिन्थिस के मेंबर का जो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ, देखो कुछ तो फ्री लिविंग भी होता है जैसे प्लेनेरिया, लेकिन ज्यादातर जो होंगे प्लैटीहेल्मिन्थिस के मेंबर वो पैरासिटिक होते हैं। तो जो पैरासिटिक होते हैं उनके वॉल पे, यानी कि बॉडी वॉल पे एक थिक क्यूटिकल आपको मिलेगा जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं। ये जो थिक क्यूटिकल टेग्यूमेंट है प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। अब देखो, एक पैरासाइट जो कि प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंदर आता है, वो बड़ी मेहनत से आपके बॉडी के अंदर घुसा, और जैसे आपके बॉडी के अंदर घुसा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही वो घुसा, ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस ने जाके उस पैरासाइट का काम ही तमाम कर दिया। तो अगेन क्या फायदा इतना मेहनत करके बॉडी में घुसने का। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस के जो पैरासिटिक मेंबर होते हैं, इनकी जो बनावट है कुछ इस तरीके से होती है कि इनके वॉल पे, पैरासिटिक जो प्लैटीहेल्मिन्थिस है, इनके वॉल पे आपको एक थिक क्यूटिकल मिलेगा जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं। ये टेग्यूमेंट बचाता है उन पैरासाइट को फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो एनिमल का जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनसे इस पैरासाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, टेग्यूमेंट। ठीक है, तो टेग्यूमेंट प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। इट इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। टेग्यूमेंट को कौन सिक्रेट कर रहा है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस सिक्रेट कर रहा है एक थिक क्यूटिकल जिसे हम टेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक, टेग्यूमेंट क्या है, एक थिक क्यूटिकल है जो कि किससे सिक्रेट हो रहा है, एपिडर्मिस से, ऑलराइट, और प्रोटेक्ट कर रहा है पैरासाइट को फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। चलो नेक्स्ट देखो,
मसल्स इन द बॉडी वॉल आर मीजोडर्मल। अब जो बॉडी वॉल में जो मसल्स आपको देखने को मिलेंगे प्लैटी हेलमिंथिस में, वो मीजोडर्मल होते हैं। इन जनरल हमें पता भी है जो मसल्स होते हैं, ऐसे टिश्यू है बॉडी में जो कि मीजोडर्मल होते हैं। मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। बिलो द इपिडर्मिस, इपिडर्मिस जो है उनका आउटर मोस्ट जो लेयर है प्लैटी हेलमिंथिस का मेंबर का, उसके जस्ट बिलो आपको लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेगा। यानी कि बेसिकली मसल्स जो है जो आपको बॉडी वॉल में देखने को मिलेगा प्लैटी हेलमिंथिस के, जो कि मीजोडर्मल होते हैं, इनकी शेप की बात की गई है। इनके शेप कैसे होंगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ऑब्लिक होगी, सर्कुलर होगी, ठीक है। आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हो, एल से लॉन्गिट्यूडनल, ओ से ऑब्लिक, सी से सर्कुलर, एलओसी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इस स्लाइड में ना जो मेन जो चीज है ना, मेन पॉइंट ये टेगुमेंट वाला। देखो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़ो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ो, ज्यादा नहीं, ठीक है। जहां जहां जो जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं वो डिमांड करते हैं कि सर थोड़ा और एक्स्ट्रा में पढ़ा दो, अच्छे से पढ़ा दो, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा से पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ना चाहते हैं वो एकदम एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़े, कोई खराबी नहीं है उसमें। लेकिन जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, थोड़ा ऊपर से पढ़ना है, और वो अपनी ज्यादा मेहनत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी इज एनफ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए प्लैटी हेलमिंथिस में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है विदाउट एनस, एनस एब्सेंट होता है, सिर्फ एक ओपनिंग होगी, माउथ। देखो यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग एक्चुअली में एनस नहीं माउथ है, एनस एब्सेंट होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। लेकिन एक मेंबर ऐसा है प्लैटी हेलमिंथिस का जिसका नाम है टेप वर्म, उसमें तो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ना माउथ होता है ना एनस होता है। इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं प्लैटी हेलमिंथिस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, तो आप कहोगे सर इनकम्प्लीट है, माउथ प्रेजेंट है बट एनस प्रेजेंट नहीं है, विदाउट एनस होता है। लेकिन प्लैटी हेलमिंथिस के मेंबर, एक मेंबर है टेप वर्म, उसमें पता है क्या देखा गया है, टेप वर्म में देखा गया कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही एब्सेंट होता है, ठीक है। तो देखो फूड इज ईदर इंजेस्टेड बाय माउथ। अब प्लैटी हेलमिंथिस के वो मेंबर जिनमें माउथ प्रेजेंट है वो तो माउथ से क्या करेंगे, फूड को इंजेस्ट करेंगे। लेकिन एक मेंबर है टेप वर्म, उसमें तो ना ही माउथ है ना ही एनस है, तो वो कैसे न्यूट्रिएंट लेगा, तो ऐसे मेंबर यानी कि जो टेप वर्म है ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं टेप वर्म। क्योंकि इनमें तो माउथ भी नहीं है, एनस भी नहीं है, तो कहाँ से ये फूड को लेंगे, कहाँ से न्यूट्रिएंट को लेंगे, तो ये डायरेक्टली होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे दो चीजें पता चली, एक टेप वर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली एब्सेंट होता है, कंप्लीटली। दूसरा टेप वर्म जो है पैरासिटिक है, ठीक है, पैरासिटिक है, एंडोपैरासाइट है। ऑलराइट, चलो अब आगे देखो, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, ठीक है। अभी भी प्लैटी हेलमिंथिस में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है, अभी तक ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं आया है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्लैटी हेलमिंथिस में। तो जाहिर सी बात है ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होंगे, तो स्केलेटल ऑर्गन सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम्स आर एब्सेंट। अब देखो रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम तो है ही नहीं, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, बॉडी सरफेस से होगा। प्लैटी हेलमिंथिस के जो मेंबर है ये रेस्पायर कैसे करते हैं, थ्रू बॉडी सरफेस। याद रखना एक मेंबर प्लैटी हेलमिंथिस का जिसका नाम है टेनिया, ठीक है, टेनिया ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट, ये भी एक एंडो पैरासाइट है, ठीक है। एंडो मतलब इंटरनल हो गया, एंडो पैरासाइट, ठीक है, बॉडी के अंदर घुस जाता है। और एक होते हैं एक्टो पैरासाइट, राइट, जो होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं घुसते, होस्ट के बॉडी के सरफेस पे रह के न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल पैरासाइट यानी कि एंडो पैरासाइट है टेनिया, इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक होता है, ठीक, O2 के एब्सेंस में होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। बाकी इन जनरल प्लैटी हेलमिंथिस के जो मेंबर होते हैं वो उनके अंदर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो रेस्पायर कैसे करते हैं, डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आप कह सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए
प्लैटीहेलमिंथिस के मेंबर में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, जो कि हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है, क्योंकि देखो ऑर्गन सिस्टम तो एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो जो स्पेशलाइज्ड सेल है ये एक तरीके से एक्सक्रीशन में मदद कर रहे हैं, ठीक है। और उन स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या है? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन दो चीजें, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये देखिए, ये हमारा प्लैटीहेलमिंथिस का एक मेंबर है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट है, ठीक, और यहाँ पे सबसे नीचे एक्सक्रीटरी पोर है। अब यहाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लेम नाम क्यों पड़ा? ऐसा लग रहा है जैसे देखो आग जल रहा हो, आग का फ्लेम हो, तो इसीलिए नाम पड़ गया फ्लेम सेल। फिगर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्पेशलाइज्ड सेल जिन्हें हम फ्लेम सेल कहते हैं, ये किन में हेल्प करते हैं प्लैटीहेलमिंथिस में? ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए हम बात करते हैं प्लैटीहेलमिंथिस के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक होता है, सीरी की तरह होता है दिखने में, कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। इस फिगर को देखो, ठीक है, प्लेनेरिया का फिगर है। यहाँ पे देखिए ऐसे पेयर में नर्व रिंग प्रेजेंट है और साथ ही साथ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे इस तरीके से नर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, नर्व्स, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको? नर्व रिंग दिख रहा है पेयर में और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे सीरी हो, ठीक है, लैडर की तरह लग रहा है, सीरी की तरह, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी ने तो सारे फाइलम के नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन जिन जिन फाइलम के नर्वस सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है वो चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। याद करो सिलेंट्रेटा में जो नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम याद करो, डिफ्यूज्ड नर्व नेट प्रेजेंट थे। नर्व नेट कैसे प्रेजेंट थे? डिफ्यूज्ड नेट लाइक। याद आ रहा है? सिलेंट्रेटा में मैंने आपको पढ़ाया था, नेट लाइक डिफ्यूज्ड नर्व होते हैं। और यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथिस में जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है, ठीक है। तो वहां पे कैसा था? डिफ्यूज्ड नेट, ठीक है, डिफ्यूज्ड नेट लाइक सिलेंट्रेटा में। और प्लैटीहेलमिंथिस में नर्वस सिस्टम कैसा है? लैडर लाइक, कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बात करें प्लैटीहेलमिंथिस में रिप्रोडक्शन की, तो देखिएगा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट के लिए और भी टर्म आप यूज कर सकते हो, जैसे मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है, इनका मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। एक ही मेंबर पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट एक्सेप्ट स्किट्सोसोमा। ये जो स्किट्सोसोमा है ये ऐसा मेंबर है प्लैटीहेलमिंथिस का जो कि बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या मोनेशियस नहीं होता, ठीक है। स्किट्सोसोमा के मेंबर्स, जैसे एक मेंबर ये रहा, एक मेंबर ये रहा, एक पे या तो मेल होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। तो एक पे मेल और एक पे फीमेल। लेकिन जब हम बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट की, तो एक ही मेंबर पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो प्लैटीहेलमिंथिस के जो मोस्टली जो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, मोस्टली जो मेंबर्स है ये सब के सब कैसे है? हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल या मोनेशियस। लेकिन स्किस्टोसोमा, कैसे इसको पढ़ेंगे? स्किस्टोसोमा, ये कैसे होते हैं? ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन है यार ये, एनिमल किंगडम में और एक वहाँ प्लांट किंगडम में। ऐसा प्लांट किंगडम का तो फिर भी चलो प्रोनाउंस हो जाता है, एनिमल किंगडम के तो जो एग्जाम्पल्स है बड़ा मुश्किल से प्रोनाउंस होता है, फाइलम के नाम ही मैं ढंग से नहीं ले पाता। चलिए देखिए, तो ये यहाँ पे आपको देखो ये टेपवर्म है, टेपवर्म का एक फिगर है, एनसीईआरटी में ये फिगर है। इस पोर्शन को मैं जूम करूं, देखो ये बहुत सारे ऐसे आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको। स्यूडोमेटामेरिज्म याद आया? स्यूडोमेटामेरिज्म सेगमेंटेशन में आपको पढ़ाया था। इनमें स्यूडोमेटामेरिज्म होता है, ऐसा लगता है कि मानो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है बट एक्चुअली में नहीं होते सेगमेंट्स में डिवाइडेड, ठीक है। फॉल्स मेटामेरिज्म, ऑलराइट, सेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है देखो, इन्हें हम कहते हैं प्रोग्लोटाइड्स,
ठीक है, हर एक को हम, हर एक यूनिट है, ये जो यूनिट है इसे हम कहेंगे प्रोग्लोटाइड्स। ठीक है, चलो अब एक प्रोग्लोटाइड्स को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। देखो यहाँ पे आपको ओवरी दिख जाएगा और टेस्टिस दिख जाएगा। तो एक ही मेंबर पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, तो हम कह रहे हैं हर्माफ्रोडाइट, एक्सेप्ट स्किस्टोसोमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्लैटी हेलमिंथिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, यानी कि डेवलपमेंट के समय पे बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कि डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। ठीक, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटी हेलमिंथिस। सबसे पहला आपको याद रखना है प्लेनेरिया, इसको तो हमने कितनी बार पिछले स्लाइड्स में देख ही लिया। प्लेनेरिया की कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखनी है, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि आप प्लेनेरिया को अगर बीच से काट दिए 3 टुकड़ों में, तो इनके हर एक टुकड़े में पावर ऑफ रीजनरेशन है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। देखो, हर एक टुकड़ा 3 टुकड़ों में आपने बांटा और हर एक टुकड़ा वापस से एक नया प्लेनेरिया बना लिया। ठीक है, तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, शर्ते है कि आपको हॉरिजॉन्टली काटना है, ऐसे वर्टिकली नहीं काटना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली काटना है इस तरीके से। ठीक, तो प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको। ठीक है, नॉकटर्नल होते हैं, रात के समय निकलते हैं, जैसे उल्लू होता है। ठीक है, नॉकटर्नल। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स होते हैं नॉकटर्नल, रात को पढ़ते हैं जाग जाग के 2-2 3-3 बजे तक। ठीक, कैनिबलिक होते हैं, अपने ही मेंबर के, मतलब अपने ही मेंबर को खा जाते हैं, जैसे एक प्लेनेरिया दूसरे प्लेनेरिया को खा जाएगा, भूख लगेगा तो। ठीक है, चलिए, मतलब अपने ही स्पीशीज के मेंबर को निगल लिया। फ्री लिविंग होते हैं, देखो ज्यादातर प्लैटी हेलमिंथिस के जो मेंबर है वो तो पैरासिटिक होते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्लेनेरिया ही एक ऐसे है जो फ्री लिविंग है। ठीक है, आपको बस प्लेनेरिया याद रखना है, हो सकता है और भी हो सकता है जो फ्री लिविंग हो, लेकिन प्लेनेरिया आपको अच्छे से याद रखना है, ये फ्री लिविंग होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो अगला एग्जाम्पल हम प्लैटी हेलमिंथिस का देखने वाले हैं वो है फैसियोला हेपेटिका, इसे हम कॉमन भाषा में लिवर फ्लूक कहते हैं। देखो सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, फैसियोला हेपेटिका के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आपके ऊपर है। अगर आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ रहे हो तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पढ़ो, यहाँ आके समझ लो क्या चीजें हैं और एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर याद रखो। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, अगर आपका एनसीईआरटी अच्छा से हो गया, तभी मैं आपको बोलूँगा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ो। ठीक है, जब तक एनसीईआरटी आपका अच्छे से आपके टिप्स में नहीं है तब तक एक्स्ट्रा के पीछे मत भागो। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जाके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ यार, एक बच्चा का तो सुन नहीं सकता, सबका सुन के चलना होगा। बाकी आपके ऊपर है भाई, आपको जितना याद रखना है, आपको एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ना है, आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़िए, कोई खराबी नहीं है उसमें। तो फैसियोला हेपेटिका जो होता है ये लिवर रॉट डिजीज कॉज करते हैं शीप में। ठीक है, कौन कौन सा डिजीज, लिवर रॉट या सिरोसिस इन शीप। ठीक है, सिरोसिस क्या होता है, कोई किसी भी ऑर्गन में जो फाइबर टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू, उसका डिपोजिशन होने लगता है और वो जो ऑर्गन है काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो सिरोसिस हो गया। तो लिवर रॉट या सिरोसिस डिजीज कॉज करता है शीप में। लिवर रॉट मतलब लिवर जो है वो सड़ने लगता है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट, देखो प्लैटी हेलमिंथिस का ये जो मेंबर है फैसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक, ये एक पैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट होता है शीप एंड गोट। ठीक है, कहाँ पे होते हैं ये, शीप और गोट के बाइल डक्ट में पाए जाते हैं, एंडो पैरासाइट ऑफ बाइल डक्ट, शीप एंड गोट के बाइल डक्ट में पाए जाएंगे, यानी कि इनका प्राइमरी होस्ट है शीप गोट का बाइल डक्ट। ठीक, सेकेंडरी होस्ट है गार्डन स्नेल। देखो ज्यादातर सेकेंडरी होस्ट जहां पे आएगा तो गार्डन स्नेल ही आएगा। ठीक है, गार्डन स्नेल जो होते हैं ये ज्यादातर प्लैटी हेलमिंथिस के सेकेंडरी होस्ट होते हैं। गार्डन स्नेल जैसे प्लेनोरबेस एंड लिमनिया, ये दोनों ऐसे गार्डन स्नेल है जो कि सेकेंडरी होस्ट है फैसियोला हेपेटिका का। ठीक है, हेपेटिका का। चलिए अब लार्वा ऑफ फैसियोला, मैंने क्या कहा था,
बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं डेवलपमेंट के समय में प्लैटीहेलमिंथिस के मेंबर में, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो हमें लार्वा, जो लार्वल स्टेज में जो लार्वा होता है, लार्वा का नाम, फैसियोला के लार्वा का नाम, वो आपको ध्यान में रखना है। अगेन एक्स्ट्रा है, आपके ऊपर है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं तो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो फैसियोला का लार्वा एक बार देख लो, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं फैसियोला हेपेटिका के डेवलपमेंट के समय। हर लार्वल स्टेज में जो लार्वा का नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। यहाँ पे देखिए ये जो होता है मीरासीडियम, ये एंटर करता है स्नेल में, ठीक है। मीरासीडियम जो हो गया, ये कहाँ एंटर करेगा, स्नेल के अंदर एंटर करेगा। और मेटासर्केरिया होता है, ये एंटर करता है शीप में, ठीक है। तो फैसियोला हेपेटिका जो होता है ये पैरासिटिक होते हैं, ऑलराइट। इनका जो लार्वा होता है मीरासीडियम, इनका होस्ट कौन है, स्नेल है। और मेटासर्केरिया, इनका होस्ट कौन है, शीप में एंटर करते हैं। शीप में भी कहाँ, एंडोपैरासाइट ऑफ बाइल डक्ट, ठीक। तो आप तो सिर्फ नाम याद रख लो, वही बहुत बड़ी बात है अगर आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पता चला ये सारी चीजें तो याद है, यही भूल गए कि ये जो फैसियोला हेपेटिका था कौन से फाइलम का एग्जाम्पल था, ले बेरा गर्ग, ठीक है। तो पहले तो एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, ठीक है। कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये जो मेंबर है कौन से फाइलम का है। पता चला फैसियोला हेपेटिका प्लैटीहेलमिंथिस की जगह एस्केलमेंथिस में तुम टिक करके चले आए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले ये पता रखो कि मेंबर कौन से फाइलम का है, फिर एक्स्ट्रा के तरफ भागो, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले मेंबर को देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्किस्टोसोमा, ठीक है। ब्लड फ्लूक इसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं। ये देखो, ये बड़ा सा एक मेल, ठीक है, मेल, और इस मेल के गोदी में बैठा हुआ है एक फीमेल, ठीक है। तो ये अपने फीमेल को अपने साथ बड़े ही प्यार से लेके चलता है अपने साथ, ठीक है। तो बाहर में ये मेल है और इसके अंदर में यहाँ पे फीमेल बैठी हुई है। चलो एक बार रीडिंग लगाते हैं। प्राइमरी होस्ट जो है ये मैन होता है, ठीक है। ब्लड फ्लूक का, ये बार बार नहीं बोलूंगा यार, मेरा मुंह दिख जाता है, स्किस्टोसोमा, ठीक है। तो ब्लड फ्लूक बोलूंगा, ठीक है, आप समझ जाना इसी की बात हो रही है। तो ब्लड फ्लूक जो होता है, इनका प्राइमरी होस्ट तो मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट गार्डन स्नेल होता है। इट कॉजेज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जैसे कि स्किट स्किट पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। और बिलहार्जिया डिजीज ये कॉज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, कहाँ पे मिलेंगे ये, वेन्स में मिलेंगे। फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर, किसके वेन्स में, ह्यूमन का जो ब्लैडर होता है, जहाँ पे सुसु होता है, ठीक है, टॉयलेट, जो ब्लैडर होता है उसके वेन्स में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे आपको ये, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, ऑलराइट, यूनिसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे, बाइसेक्सुअल नहीं होंगे, याद करो। प्लैटीहेलमिंथिस के ज्यादातर मेंबर तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन ब्लड फ्लूक जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है आपका यूनिसेक्सुअल। लार्ज मेल कैरीज फीमेल इन ग्रूव, ये लार्ज मेल है और इसके ग्रूव में, ये जो ग्रूव है, ये जो गोदी है, इसमें बैठा होता है कौन, फीमेल, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल लार्ज मेल कैरीज फीमेल इन अ ग्रूव गाइनेकोफोरिक कैनाल, इसे गाइनेकोफोरिक, जो ग्रूव है इसे गाइनेकोफोरिक कैनाल कहा जाता है, जो कि वेंट्रल साइड में होता है, सामने की तरफ होता है। ये तो हो गया डॉर्सल साइड, ठीक है, और ये सामने की तरफ हो गया वेंट्रल साइड मेल का। और वेंट्रल साइड में एक ग्रूव है जिसे हम कह रहे हैं गाइनेकोफोरिक कैनाल, ठीक है। चलिए वहां पे फीमेल बैठी होती है। नेक्स्ट, इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अब यानी कि एक मेल है तो वो मेल ही है, एक फीमेल है तो फीमेल ही, हर्माफ्रोडाइट नहीं, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लार्वा की बात करें ब्लड फ्लूक की, शिस्टोसोमा की, लार्वा की, तो मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरिया, तीन लार्वा स्टेजेस के लार्वा के नाम है यहाँ पे। मेरासीडियम जो होता है ये स्नेल में एंटर करता है। देखो सेकेंडरी होस्ट स्नेल ही है, तो सेकेंडरी होस्ट आपको प्लैटीहेलमिंथिस का ज्यादातर स्नेल देखने को मिलेगा। प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन है, जिसके अंदर एंटर करता है कौन सा लार्वा, सर्केरिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
चलिए अब बात करते हैं हम अपने चौथे एग्जाम्पल की, जो कि प्लैटीहेलमिंथिस का है। वो है टेनिया सोलियम, जिसे हम कॉमन भाषा में पॉर्क टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का फिगर है, देखिए। ह्यूमन के अंदर ये टेनिया सोलियम जो होता है एक एंडोपैरासाइट है। ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करता है टेनियासिस एंड सिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, ये दो तरह की डिजीज जो है कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। कौन? पॉर्क टेपवर्म। इसकी जो बॉडी है तीन हिस्सों में बटी हुई है। एक तो हेड या जिसे हम स्कॉलिक्स कहते हैं, यहाँ पे है, ठीक है, हेड या स्कॉलिक्स। दूसरा नेक, ये वाला पोर्शन नेक। और तीसरा लॉन्ग स्ट्रोबिला। ठीक है, हेड या स्कॉलिक्स की मैं बात करूं तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, एंडोपैरासाइट है, होस्ट के अंदर घुसेंगे तो अटैचमेंट के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है जिससे ये अटैच करते हैं खुद को होस्ट के बॉडी के साथ। तो यहाँ देखो, ये जो हेड पार्ट है यहाँ पे हुक्स प्रेजेंट है एंड सकर प्रेजेंट। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है। नेक की बात करें तो ये जो नेक का हिस्सा है यहाँ पे देखो, ये जो नेक है यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्लोटाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोग्लोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोग्लोटाइड्स क्या है याद करो, ये जो टेप बम के यूनिट है, ये छोटे छोटे एक एक यूनिट क्या है, ये प्रोग्लोटाइड्स है। ठीक, तो नेक क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है प्रोग्लोटाइड्स को। लॉन्ग स्ट्रोबिला की अगर हम बात करें तो लॉन्ग स्ट्रोबिला में अप्रोक्सीमेटली 850 प्रोग्लोटाइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये तीन हिस्सों में टेप वर्म, पॉर्क टेप वर्म का बॉडी बटा हुआ है। अब इसे पॉर्क टेप वर्म नाम क्यों पड़ा है इसका, पॉर्क? देखिए, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये गट में पाए जाते हैं। इन ह्यूमंस गट पैरासाइट होते हैं। और इन्फेक्शन कैसे होता है देखो, ड्यू टू ईटिंग अनकुक्ड पॉर्क। जो पॉर्क होता है ना, पॉर्क, इनके अंदर ये टेपवर्म होते हैं। पिग होता है, पिग, पिग के अंदर ये टेपवर्म पाए जाते हैं। अब अगर उस पिग को, कच्चा पिग है, ठीक है, कच्चा पॉर्क है, उसे अगर सही से कुक नहीं किया गया और खा लिया गया तो देखो, अगर सही से कुक नहीं किया गया तो उसके अंदर ये जो पॉर्क टेपवर्म है, पॉर्क के अंदर, पिग के अंदर जो पॉर्क टेपवर्म है वो मरेंगे नहीं, क्योंकि सही से कुक नहीं हुआ है। तो अनकुक्ड पॉर्क खाने से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा ह्यूमंस के गट में। ठीक है, ये जो पॉर्क टेपवर्म था पॉर्क से ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, ह्यूमंस के गट के अंदर आ जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसीलिए अच्छे से कुक करके खाना चाहिए। कोई भी मीट हो, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हो, ठीक है, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, इनफैक्ट मिल्क की मैं बात करूं तो उससे भी बॉयल करके पीना चाहिए। पैस्चराइजेशन आप लोग जानते ही है, ठीक है, पैस्चराइजेशन। कोई भी चिकन हो गया, एग हो गया, चिकन में भी साल्मोनेला होता है। अगर आपने खा लिया तो साल्मोनेला, कच्चा मतलब ठीक से नहीं पकाया और खा लिया तो जो साल्मोनेला होगा वो एंटर करेगा और फूड पॉइजनिंग करा देगा बॉडी में। तो कोई भी मीट होता है उसे अच्छे से कुक करके ही खाना चाहिए। चलिए, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक मेंबर पे प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शन था, याद करो क्या था, ब्लड फ्लूक, स्किट्सोसोमा। हर्माफ्रोडाइट्स है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा टेनिया सोलियम के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसके लार्वा की बात करने वाले हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बहुत सारा लार्वा स्टेज होगा। हर एक लार्वा स्टेज का लार्वा का नाम है। तो लार्वा ऑफ टेनिया की हम बात करें तो ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म एंड सिस्टिसेरस, ये चार लार्वा है जिनका नाम आपको याद रखना है, आपके ऊपर है। ठीक है, ये जो ओंकोस्फियर है ये इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट पिग, पिग के अंदर ये एंटर करता है। ठीक है, ये जो है ओंकोस्फियर, ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। पिग के अंदर होते हैं ये लार्वा। ओंकोस्फियर इन्फेक्टिव स्टेज होता है फॉर सेकेंडरी होस्ट पिग। देखो, सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे एंटर कर रहा है, ये इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, अभी भी आप 11th-12th में ही हो, ठीक है, कॉलेज में नहीं गए हो, वहां पे हायर स्टडीज में पढ़ोगे। मैं इतना ही एक्स्ट्रा पढ़ा ले रहा हूँ, वही कर लो, बहुत बहुत है आपके लिए। सिस्टिसेरस जो होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है फॉर प्राइमरी होस्ट, जो कि ह्यूमंस है। तो ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है, उनमें इन्फेक्टिव स्टेज कौन से लार्वा का है, सिस्टिसेरस का। ठीक है, ओंकोस्फियर का इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, ओंकोस्फियर जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर सेकेंडरी होस्ट पिग, ऑलराइट। और सिस्टिसेरस है ये इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस। ठीक, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो मैं तो ये एडवाइस दूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी पहले कर लो, एक बार कर लो, दो बार कर लो, तीन बार रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो। फिर आपके पास टाइम और फिर आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ही आप एक्स्ट्रा में जाओ। जरूरी नहीं कि मैंने स्लाइड में लिख दिया इसका मतलब ये है कि आपको वो सारी चीजें याद रखनी है जस्ट बिकॉज मैंने स्लाइड में उस चीज को रख दिया। नहीं, आपके ऊपर है। देखो, एनसीईआरटी है जो आपके नैया को पार लगाएगा।
ठीक है, एनसीईआरटी सबसे मेन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका थोड़ा और एक्स्ट्रा होके पढ़ना होता है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा है। ऐसा मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि आप कम पढ़ रहे हो या तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो या तू कम पढ़ रहा है, नहीं, ऐसा मैं सब किसी को जज नहीं कर रहा, सबकी अपनी क्षमता है, अपना लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट है जो थोड़ा एक्स्ट्रा जाके पढ़ना चाह रहे हैं या जो एनसीईआरटी स्पेसिफिक है, तो मैं सबको एक ही एडवाइस दूंगा कि सब स्टूडेंट पहले एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करें। एनसीईआरटी अच्छे से हो गया, देखो एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स है, उसको समझाने के लिए मैं इतना स्लाइड पे मेहनत करता हूँ, तो एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाए इसलिए लेक्चर को देखो, स्लाइड्स पे एक बार गो थ्रू कर लो, स्लाइड को भी एक बार पढ़ लो, याद नहीं करना है, पढ़ लो। याद तो आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी याद करना है, स्लाइड से आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार पढ़ने बैठोगे नहीं समझ में आएगा, और जिनको समझ में आ जाता है वो दूसरे प्लेनेट के, यहाँ के तो नहीं है, पता नहीं यार, अच्छे अच्छे टीचर्स को एनसीईआरटी जो है ना दिमाग खराब कर देता है, ठीक। तो एनसीईआरटी को समझना है तो लेक्चर देखना है, याद स्लाइड का सारा चीज आप कर लोगे, जरूरी नहीं है कि आपको सब पढ़ना है, ज्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मेरी बात आपको समझ में आ गई, फालतू में क्या फायदा लेक्चर को इतना लंबा ले जाने का, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा जो मैसेज है वो रिसीव हो गया है। तो यहीं पे ये लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलता हूं मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।